राजस्थान में मौसम ने कहर बरपाया है। बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 11 लोगों की मौत हो गई, धौलपुर में 3 और कोटा में 4 लोगों की मौत हो गई। झालावाड़ और बारां में भी एक एक मौत हुई है। आसमान से जयपुर के मशहूर आमेर किले पर बिजली गिरी। मानसून की एंट्री से मौसम सुहाना होने की वजह से काफी तादाद में लोग घूमने निकले थे, लेकिन कईयों के लिए मौज मस्ती का ये सफर जानलेवा साबित हुआ। आमेर के ऐतिहासिक वॉच टावर पर बड़ी संख्या में लोग जब तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तभी आसमान से कड़कती हुई बिजली गिरी। बिजली गिरी तो अफरा तफरी मची और लोग कूद कर भागने लगे, तो भगदड़ में कई लोग पहाड़ी से नीचे गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से वास्तव में कितना नुकसान हुआ, इसका सही आकलन आज ही हो पाएगा, जब उजाले में पूरे इलाके को खंगाला जाएगा। लेकिन कई लोगों की मौत की खबर है। धौलपुर में भी कुदीना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से यहां 3 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 2 सगे भाई थे। ये सभी रविवार शाम पशुओं को चराने जंगल में गए थे, तभी आसमान से बिजली गिर गई। कोटा जिले में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर आई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। कई दिनों से हालात बदतर हैं। दरभंगा के केवटी ब्लॉक में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। यहां बाढ़ से हालात बदतर हैं। केवटी के असरहा पंचायत का चारों तरफ से सड़क संपर्क बंद हो गया है। असरहा जाने वाली करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर यातायात बंद है। गांव के वृद्ध बीमार दिव्यांगों को निकाला जा रहा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के तटबंधों के रिसाव पर नजर रखी जा रही है। डीएम ने विभिन्न तटबंधों का दौरा किया, जहां कई जगह रिसाव हो रहा है। बाढ़ का खतरा बना हुआ है। समस्तीपुर में 2 रेल रूटों पर परिचालन बंद हो चुका है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर डाउन लाइन के रेल ब्रिज नंबर 1 पर बाढ़ का पानी आ जाने से एक ट्रैक से ट्रेन की आवाजाही बंद करनी पड़ी। उधर सगौली नरकटियागंज रेलखंड पर भी 8वें दिन परिचालन बंद है। सगौली मंझौलिया रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या 248 पर बाढ़ का पानी आ चुका है। ओडिशा में हीराकुंड बांध भर जाने के बाद इससे पानी छोड़ा गया। ओडिशा के संबलपुर जिले के हीराकुंड बांध ने आज इस साल मौसम का पहला बाढ़ का पानी महानदी में छोड़ा गया। हीराकुंड बांध अधिकारियों द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठानों के बाद बांध से पानी छोड़ा गया। फिलहाल बांध का जलस्तर 609.39 फीट है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर मानसून मेहरबान होने वाला है। मौसम निदेशक के मुताबिक राज्य में 14 जुलाई तक बारिश होती रहेगी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ और राज्यों में आज जोरदार बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और एमपी के कुछ इलाकों में आज अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 41 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत हुई। कानपुर देहात और फतेहपुर में 5-5 मौतें। कौशाम्बी में 4 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में 3 लोगों की मौत। उन्नाव, हमीरपुर और सोनभद्र में 2-2 लोगों की मौत। कानपुर नगर, प्रतापगढ़, हरदोई और मिर्जापुर में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। इसके अलावा 22 लोग झुलसे हैं, जबकि 200 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद में भी बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई। कई मवेशी भी मारे गए। 3 गांव में कोहराम मच गया। कानपुर में आकाशीय बिजली ने तांडव किया है। यहां कानपुर के सजेती में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कानपुर के ही घाटमपुर में भी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हुई। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 3 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक आतंकी की गिरफ्तारी काकोरी के दुबग्गा इलाके में हुई, जबकि दूसरे आतंकी को मलिहाबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। छापेमारी में पुलिस को भारी भरकम विस्फोटक से लैस 2 कुकर बम और टाइम बम भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों 15 अगस्त से पहले लखनऊ में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे, लेकिन साजिश को अंजाम देने से पहले एटीएस ने दोनों को धर दबोचा। एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद
से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े अंसार गज़वातुल हिंद से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से कमांड दिया जा रहा था। आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी बताया जा रहा है। एटीएस के मुताबिक ये दोनों अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे, जो फिलहाल एक्टिव हो गए थे। लखनऊ में एटीएस की कार्रवाई के दौरान आतंकियों के कुछ साथियों के भागने की भी आशंका है, जिसके बाद लखनऊ और उससे सटे तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि फरार लोगों के पास भी विस्फोटक हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के कुछ मददगारों के कानपुर में भी होने की जानकारी मिली है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। आईएसआईएस मॉड्यूल और टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर छापेमारी हुई। ये छापेमारी आईएसआईएस की टेरर मैगजीन को लेकर हुई। इस छापेमारी में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ, एनआईए, आईबी और रॉ की टीमें भी शामिल थीं। छापेमारी में आईएसआईएस से लिंक के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकियों ने दक्षिण कोलकाता में अपना ठिकाना बना रखा था और यहां वो फल और सब्जियां बेचते थे। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ कर जांच एजेंसियां इनके नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़े बदलाव की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कृष्ण गोपाल की जगह अब राजनीतिक संपर्क का काम सह सरकार्यवाह अरुण कुमार देखेंगे। अरुण कुमार से पहले कृष्ण गोपाल आरएसएस से बीजेपी और राजनीतिक संपर्क का काम देखते थे। यूपी में नई जनसंख्या नीति लागू होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष योगी सरकार के इस ऐलान को चुनाव से जुड़ा बता रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पहले बीजेपी अपने मंत्रियों के बच्चे बताए, फिर नई जनसंख्या नीति लाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी की नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत प्रदेश में प्रजनन दर घटाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के ऐलान के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। कोरोना के केस कम होने के बाद आज से योगी आदित्यनाथ फिर से रोजाना जनता दर्शन की शुरुआत करेंगे। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर योगी आदित्यनाथ लोगों से मुलाकात करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेंगे। लगातार सरकार के दबाव के चलते आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर बताया कि उसने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी बनाया है। दिल्ली में आज से अनलॉक 7 की गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। आज से स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके साथ दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दे दी गई है। अब दिल्ली में किसी ट्रेनिंग के लिए इजाजत नहीं लेनी होगी। हालांकि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद ही रहेंगे। राजधानी में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स पर रोक जारी रहेगी। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी फोटोग्राफी पर राजधानी दिल्ली में अपने द्वारा खींची तस्वीरों का पहला एग्जीबिशन लगाया। साथ ही रेहान ने डार्क परसेप्शन नाम की अपनी तस्वीरों की किताब को भी लॉन्च किया। ये एग्जीबिशन बीकानेर हाउस में लगाई गई। रेहान ने कहा कि इस एग्जीबिशन को लगाने में माँ बाप के अलावा मामा राहुल गांधी ने उनकी बहुत मदद की। इसके पहले रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर
रेहान की एग्जीबिशन के बारे में पोस्ट लिखा था। भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा आज से शुरू हो गई। इस बार कोरोना के मद्देनजर श्रद्धालुओं की तादाद सीमित होगी। रथ यात्रा कोरोना गाइडलाइंस के तहत श्रद्धालुओं बिना निकाली जा रही है। हालांकि हर साल इस आयोजन में करोड़ों की संख्या में भक्त शामिल होते थे। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों को सौभाग्य देता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से भक्तों को रथ यात्रा से दूर रखा गया है। पुरी में रथ यात्रा के पहले ही कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अगले 48 घंटे पूरा शहर बंद रहेगा। अहमदाबाद में रथ यात्रा के पहले गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे, मत्था टेका और मंगला आरती की। पूरे मंदिर को सजाया गया है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। द्वारका में भी आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। द्वारकाधीश मंदिर को सजाया गया है। जगत मंदिर कॉम्प्लेक्स में उत्साह का माहौल है।